हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है एसबी एजुकेशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में करने वाले हैं मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस के टॉप 80 प्रश्न। जिस प्रकार आपके एग्जाम में 80 सवाल पूछे जाते हैं, उसी प्रकार मैं आपके लिए इस वीडियो में सोशल साइंस के टॉप 80 प्रश्न लेके आया हूं। तो आपको कॉपी कलम लेके बैठ जाना है और मेरे उत्तर देने से पहले आपको उत्तर देके कॉपी में लिखना है और फिर अंत में अपना स्कोर बताइएगा। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इस वीडियो से आपका 10 से 15 नंबर कंफर्म होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक तो जरूर देख ही लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया, ये आपको बताना है। तो 1868 में लगाया गया। एक का राइट आंसर हो जाएगा सी। आप लोग उत्तर देके कॉपी में लिखते रहिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? चक्रीय प्रवाह का संबंध किससे है आपको ये बताना है। तो उत्पादन से, आय से, व्यय से, इनमें सभी से चक्रीय प्रवाह का संबंध है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? डी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 है, आय और उपभोक्ता में अंतर क्या कहलाता है? तो आय और उपभोक्ता का अंतर बचत कहलाता है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई? तो सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत बांग्लादेश से हुई। 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, सकल घरेलू उत्पाद जिसे जीडीपी कहते हैं में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र का है। अगर आपसे पूछे प्राथमिक क्षेत्र को और किस नाम से जानते हैं, तो कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। और अगर आपसे ये पूछे कि सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो सेवा क्षेत्र का है। और सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र भी कहते हैं और द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कहते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? इनमें से आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग कौन है? तो यातायात है। राइट आंसर हो जाएगा 6 का डी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन जिसे WTO भी कहते हैं, WTO, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। कहाँ है? तो जेनेवा में है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय आय का अर्थ है। तो राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ होता है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा डी। किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये आपसे 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय आय क्या है। तो किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है? बंगाल का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। अगर बिहार का शोक पूछा जाए तो कोसी नदी को कहा जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, महासागर तल के कंपन का संबंध है। तो जब महासागर तल पर कंपन होता है, माने भूकंप आता है, तो उसे सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया? आपको बताना है कि मेघालय इसे किस राज्य को काटकर बनाया गया। तो मेघालय को असम राज्य को काटकर बनाया गया। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? देखिए, समवर्ती सूची पर राज्य सरकार और संघ सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, जनमत पर आधारित शासन है। जनमत पर आधारित शासन कौन है? तो लोकतंत्र है, जिसमें लोगों का शासन होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? तो सरपंच का निर्वाचन करता है ग्राम सभा के सदस्य करते हैं। अगर आपसे यह पूछा जाए कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है। और सरपंच का निर्वाचन करता है ग्राम सभा के सदस्य करते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16,
सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना? आपको बताना है कि सप्तदलीय गठबंधन ये कहाँ बना, तो ये नेपाल में बना। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? आपको बताना है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे गांधी जी के राजनीतिक गुरु, आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध दो के बीच हो रहा था, दो गुटों के बीच, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच हो रहा था। तो आपको बताना है कि मित्र राष्ट्र के गुट में कौन सा देश जो है शामिल नहीं था, मित्र राष्ट्र की तरफ से जो है युद्ध नहीं लड़ रहा था, तो जर्मनी। 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी। बाकी बात ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ये सभी मित्र राष्ट्र के ही शामिल थे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? आपको बताना है कि संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ए, बंगाल में हुआ, बंगाल में हुआ, यानी कि बंगला भाषा में हुआ, ये पूछा गया। अगले सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन व्याख्यात है? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन व्याख्यात है, आपको ये बताना है। तो कौन व्याख्यात है? चार्ल्स मैटकॉफ। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में चार्ल्स मैटकॉफ व्याख्यात है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, रक्त और लौह की नीति का संबंध किससे है? तो रक्त एवं लौह की नीति का संबंध बिस्मार्क से है। बिस्मार्क ने अपनाया था रक्त एवं लौह की नीति। अब अगर ये पूछा जाए बिस्मार्क ने किसके एकीकरण में अपना अहम योगदान दिया, तो जर्मनी के एकीकरण में दिया। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? यानी कि आपको बताना है कि बोहेमिया जो है ये किस देश के अधीन था, तो बोहेमिया जो है ये ऑस्ट्रिया के अधीन था। देखिए एक होता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं समझना, ऑस्ट्रिया है। बोहेमिया निम्न में किस देश के अधीन था, तो ऑस्ट्रिया के अधीन था। ये सवाल पूछा जाता है बार बार कि फ्रांस की जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था, तो ऑस्ट्रिया ही था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी, आपको यह बताना है। तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि ये रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, 1971 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? आपको बताना है कि 1971 में विलियम प्रथम ये कहाँ का सम्राट बना, तो जर्मनी का सम्राट बना। 24 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? आपको बताना है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में है। राइट आंसर हो जाएगा ए। कहाँ है, तो इलाहाबाद में है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई? तो ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई, आपको यह बताना है। तो ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत 1936 में हुई। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से पहले स्थान पर कौन सा राज्य आता है, आपको यह बताना है। तो कौन सा आता है? महाराष्ट्र आता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि काली मिट्टी किस राज्य में मिलती है, तो महाराष्ट्र में काली मिट्टी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में कौन राज्य चक्रवातीय तूफान में से सर्वाधिक प्रभावित है? कौन सा राज्य चक्रवातीय तूफान से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है? तो ओडिशा। ओडिशा राज्य ये चक्रवातीय तूफान से प्रभावित राज्य है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है? प्राथमिक उपचार का उपकरण कौन है? तो बैंडेज और टेप। अगर मान लीजिए कि कोई भी चीज हो गया किसी को, तो प्राथमिक उपचार जो घर में करते क्या करते? बैंडेज लगाना है, टेप लगाना है, यही ना करते हैं। हाँ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, आसवन बांध किस नदी पर बना है? बताना है आपको कि आसवन बांध ये किस नदी पर बना है, तो ये नील नदी पर बना है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ए। आसवन बांध किस नदी पर बना है, तो नील नदी पर बना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31, रिक्टर पैमाने का उपयोग किस आपदा में किया जाता है?
तो रिक्टर पैमाने का उपयोग जो है भूकंप मापने में न किया जाता है। तो रिक्टर पैमाने का उपयोग भूकंप को मापने में किया जाता है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32, पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित है? पूर्वी बिहार जो है, पूर्वी बिहार ये किस आपदा से ग्रसित है, आपको ये बताना है। तो पूर्वी बिहार बाढ़ से ग्रसित होता है। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33 है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो इंदिरा गांधी नहर ये राजस्थान में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा सी। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपको बताना है कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा बी, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? भारत में सबसे ज्यादा किस खनिज का उत्पादन होता है? तो अबरक का उत्पादन होता है। किसका? अबरक का होता है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क होता है? एल्युमिनियम का अयस्क होता है। ये पॉपुलर सवाल है, पूछा जाता है बार बार। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? अभी मैंने बताया कि एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता होती है ना, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि दामोदर घाटी परियोजना ये किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड राज्य में स्थित है। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ के उसमें आंसर लिखते रहिएगा, मैंने पहले ही बताया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? आपको यह बताना है। तो कौन है? महाराष्ट्र, राइट आंसर हो जाएगा डी। दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39, विश्व क्या है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? बताना है। आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी ये कहाँ स्थित है? तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, भद्रावती में, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? कौन सा शिपयार्ड जो है भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? आपको यह बताना है। तो कौन सा बनाता है? तो माझगांव बनाता है। माझगांव शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41, कोपरा क्या है? आपको बताना है कोपरा, कोपरा क्या होता है? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। कोपरा क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42, भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो भूमि विकास बैंक को पहले भूमि बंधक बैंक के नाम से जाना जाता था। आपको याद रखना है, भूमि विकास बैंक को पहले भूमि बंधक बैंक के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर क्या है? तो 43 है, रेलवे में क्या है? भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? आपको यह बताना है। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44, लुई 16वां को फांसी कब दी गई? तो लुई 16वां जो फ्रांस का था, यानी कि इसको जो है फांसी कब दी गई, आपको यह बताना है। तो लुई 16वां को 1793 में फांसी दी गई। और ये पॉपुलर सवाल है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में हुआ था फ्रांस की क्रांति। और ये भी पूछा जाता है कि फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था? तो लुई 16वां था, ये पूछा जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45, नई आर्थिक नीति किसने लागू की? ये बताना है आपको, नई आर्थिक नीति किसने लागू की? तो लेनिन ने लागू की नई आर्थिक नीति। और लेनिन से जुड़े ये सवाल पूछे जाते हैं कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो 1924 में हुआ लेनिन का मृत्यु, आपको यह ध्यान में रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? आपको यह बताना है। तो लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन बना, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47, पोट्सडम क्या है? पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण कर दिया था? तो जापान ने कर दिया था, राइट आंसर हो जाएगा बी।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। राइट आंसर हो जाएगा बी। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया, आपको यह बताना है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति ने दिया। राइट आंसर हो जाएगा ए। किसने दिया? तो बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो कौन सा है? तो 74वां संवैधानिक संशोधन। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 51, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो चिपको आंदोलन का प्रारंभ कहां से हुआ? उत्तराखंड से हुआ नाम। चिपको आंदोलन में यह वृक्ष से संबंधित था। पेड़ को बचाने से वहां की महिलाएं जो है पेड़ से चिपक जाती थी। और यह भी पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया। आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 52, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो आपातकाल की घोषणा जो है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 53, किस देश में संघनात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? संघनात्मक शासन व्यवस्था किस देश में नहीं है, आपको यह बताना है। तो देखिए, भारत, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड में है, लेकिन चीन में संघनात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 54, भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? तो कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। राइट आंसर हो जाएगा सी। ये भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में? स्विट्जरलैंड में है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 56, किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? लोकतंत्र को किस गुण के कारण अन्य शासन प्रणाली से बेहतर माना जाता है? तो समानता और स्वतंत्रता का पोषक, इस गुण के कारण, जनमत के कारण और मतभेद में सामंजस्य के कारण, इनमें सभी के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणाली से बेहतर बताया गया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में कौन अजैविक संसाधन है? देखिए, संसाधन दो प्रकार का होता है, जैविक और अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन जिसमें जीवन पाया जाता है, और अजैविक संसाधन जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, जो निर्जीव होता है। देखिए, मानव, पक्षी, पेड़, ये सभी तो जैविक संसाधन है। लेकिन नदी क्या है? अजैविक संसाधन है। जो नदी होता है ये निर्जीव होता है ना, इसलिए हो जाएगा ये अजैविक संसाधन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 58, रेगूर किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि रेगूर ये किसे कहा जाता है। तो काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जलोढ़ मिट्टी से सवाल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर मिट्टी कहते हैं। जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसको खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। ये नई जलोढ़ मिट्टी है। क्या है? नई जलोढ़ मिट्टी है। और एक पूछा जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर मिट्टी कहते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 59, शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? शरावती नदी घाटी परियोजना ये कहाँ है, आपको ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश में 59 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? तो कितना है? तो 24 से 62% भाग ये जो है भारत में वनों से ढका है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 61, नहर कटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि नहर कटिया तेल क्षेत्र ये कहाँ स्थित है। तो ये असम में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 62, प्रथम राष्ट्रीय दल नीति कब अपनाई गई थी? तो प्रथम राष्ट्रीय दल नीति ये 1987 में अपनाई गई थी। राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? 1987 में अपनाई गई थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 63,
बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया? बिहार में किस साल में सबसे भयंकर भूकंप आया? तो 1934 में आया। बिहार में सबसे भयंकर भूकंप आया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? ताप विद्युत उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? तो बरौनी, कहलगांव, काटी, इन सभी में जो है ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है। आप लोगों को याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 65, कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी आर्थिक क्रिया प्रमुख है? तो प्राथमिक है ना, यानी कि जहां पे जो खेती होता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी आर्थिक क्रिया प्रमुख है? तो प्राथमिक। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 66, वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ? वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ, आपको यह बताना है। तो कृषि को राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 67 है, दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार जो है ये इराक की मुद्रा है। किसकी मुद्रा है? इराक की मुद्रा है दिनार। और जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न मुद्रा से कि रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है। भारत पाकिस्तान नेपाल की मुद्रा क्या है? तो रुपया है। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका है। ये सभी आपके एग्जाम में मुद्रा से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 68, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? आपको बताना है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि तो 2007 से 2012 है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 69, गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? तो जहां पे देखिए मैं बताता हूं, जहां पे किसी भी चीज का उत्पादन हो, क्या हो, कोई चीज बन रहा है तो उसे रखते हैं द्वितीयक क्षेत्र में। किस में रखते हैं? द्वितीयक क्षेत्र में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 70, आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए उसे क्या कहते हैं? आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए उसे समावेशी विकास कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी। और ये आपसे 2 नंबर में भी पूछा जाता है। 2 नंबर में क्या कैसे पूछा जाएगा कि समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? तो लिखेंगे आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए उसी को तो समावेशी विकास कहते हैं। ये लिख देना आपको अगर 2 नंबर में पूछा तो। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 71, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की? तो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट योजना आयोग ने तैयार किया। राइट आंसर हो जाएगा ये। किसने तैयार किया भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट? तो योजना आयोग। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 72, द्वितीयक क्षेत्र को देश के नाम से जाना जाता है। तो द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र ना कहते हैं। और कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं और सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 73, सार्डिनिया का राजा कौन था? आपको बताना है सार्डिनिया का राजा कौन था? तो कौन था? विक्टर इमैनुअल था। कौन था? सार्डिनिया का राजा विक्टर इमैनुअल था। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 74, 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? तो थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया? लेनिन ने किया। कब किया? 1919 में किया थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना लेनिन ने। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 75, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो मेजिनी, काबूर, गैरीबोल्डी, ये सभी जो है इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक था। आपसे यहां से कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते मैं बता देता हूं। ये पूछा जाता है गैरीबोल्डी पैसे से क्या थे? तो गैरीबोल्डी जो है ये नाविक थे, नाव चलाने वाला नाविक थे। और ये पूछा जाता है इसमें पॉपुलर सवाल मेजिनी से कि यंग इटली की स्थापना किसने किया? मेजिनी ने किया था। और ये पूछा जाता है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर जो है नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। आपको ये सभी प्रश्न याद रखने हैं। अब देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 76, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो 1917 की पहली रूसी क्रांति को फरवरी क्रांति के नाम से जानते हैं। 76 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में कौन उदारवादी नेता नहीं है? इनमें से आपको बताना है
उदारवादी नेता कौन नहीं है? तो देखिए दादा भाई नौरोजी उदारवादी नेता हैं, फिरोज शाह मेहता भी हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी हैं, लेकिन बिपिन चंद्र पाल ये उदारवादी नेता नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव पहली बार किसने रखा, आपको यह बताना है। तो मोर्ले मिंटो सुधार ने रखा। 78 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 79, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? तो भारत में पहली कपड़ा मिल ये महाराष्ट्र में स्थापित हुआ। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 80, कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो कॉर्न लॉ ये ब्रिटेन में पारित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो ये थे सोशल साइंस के टॉप 80 सवाल। अगर आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया है तो बहुत बहुत बधाई हो। आपका जो यहाँ से 10 से 15 नंबर तो आपको मिलने ही वाला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी इसी तरीके के इंपॉर्टेंट प्रश्न को पढ़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।